नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नए मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं। उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनसे जो ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, यानी कि बौद्ध धर्म को जो अडॉप्ट करती हैं पहली महिला कौन होती हैं? ठीक है, वो होती हैं गौतमी। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, गौतम का जो वास्तविक नाम होता है, या जिसे हम बोले वास्तविक नाम या बचपन का नाम, वो था बच्चों सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, एकदम मॉडर्न नाम सिद्धार्थ इनका नाम होता है। इनका जन्म जो होता है वो लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी वर्तमान में अगर देखें तो ये है बच्चों नेपाल के अंदर। लुम्बिनी कहाँ पे मौजूद है? नेपाल में। इनके फादर जिस कुल से आते हैं उस कुल का नाम है शाक्य। ठीक है, इन्हें जो सिद्धार्थ फेमस हुए वो शाक्य मुनि नाम से फेमस हुए और बौद्ध के नाम से भी फेमस हुए बच्चे। दो नामों से मेनली ये फेमस होते हैं। एक नाम तो होता है शाक्य मुनि और दूसरा होता है बौद्ध। ठीक है, अब आगे जब हम चलते हैं इनकी माताजी के नाम। इनकी माताजी का नाम जो था वो क्या था बच्चों? यशोधरा, वो महामाया। वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा, महामाया। और इनके वाइफ का नाम जो होता है वो नाम होता है बच्चों यशोधरा। इनका एक बेटा होता है, सन होता है। सन का नाम होता है राहुल। तो ये बेसिक जानकारी है अबाउट बौद्धिज्म। ठीक है, अब एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि इनको चार लोग मिलते हैं जिनके कारण इनका हृदय परिवर्तन होता है। जिस वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कौन सा वृक्ष होता है बच्चों? पीपल का वृक्ष होता है। नदी कौन सी होती है बच्चों? निरंजना नदी के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सारी बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है अबाउट गौतम के बारे में। सारे बच्चे ये सारी चीज़ें याद रखना। जैसे ऑप्शन में देखो, यशोधरा, यशोधरा इनकी वाइफ है और महामाया क्या है? इनकी मदर। और गौतमी कौन होती है? इनकी मासी होती हैं। कौन होती हैं? मौसी होती हैं, मासी जैसे बोलते हैं इनको। और इनका पालन पोषण भी इन्होंने ही किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है ना? वॉइस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें? हाँ जी, एकदम वॉइस क्लियर है मेरी तरफ से तो। हाँ जी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में किसने गहरी रुचि ली? मतलब कि जो ये दे रखे हैं लोग, इनमें से किस व्यक्ति के अंडर में स्थानीय स्वशासन की स्थापना होती है? तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड रिपन के समय पर होती है। किसके समय पर होती है? लॉर्ड रिपन के समय पर होती है। अब लॉर्ड रिपन को किन किन नामों से बुलाया जाता है वो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, लॉर्ड रिपन, तो भारतीय जो लोग थे ना, लॉर्ड रिपन की काफ़ी रेस्पेक्ट किया करते थे। इनको सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता था। सज्जन रिपन, लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखनी है। भारत में जो डिजिटल दशकीय जनगणना होती है, भारत में जो दशकीय जनगणना हुई थी बच्चों, इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी, यानी कि 1881 में। भारत में दशकीय जनगणना 1881 में होती है। किसके समय पर होती है? वो लॉर्ड रिपन के समय पर ही होती है। भारत में जो फैक्ट्री एक्ट आता है, कारखाना एक्ट, फैक्ट्री एक्ट जो आता है वो ध्यान से याद रखना आप लोग। फैक्ट्री एक्ट किसके समय पर आता है? इन्हीं के समय पर आता है, 1881 में फैक्ट्री एक्ट आता है। वर्नाकुलर एक्ट पर प्रतिबंध कौन लगाता है? यही व्यक्ति लगाते हैं। ये भारतीयों के फेवर में काफ़ी ये सोचा करते थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक बात की बात है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, वो ब्रिटिश क्राउन क्या करते हैं? भारतीयों को मिस्र भेजना चाहते हैं। भारतीयों को मिस्र भेजना चाहते हैं। ठीक है, अब मिस्र भेजना चाहते हैं, वहाँ पर युद्ध चल रहा होता है, उसके लिए कार्य करने के लिए दोनों कार्य करवाना चाहते थे भारतीयों से ब्रिटिश क्राउन जो होते हैं। लेकिन क्या लॉर्ड रिपन जो होते हैं वो क्लियरली मना कर देते हैं और अपना इस्तीफा भी दे देते हैं कि मैं किसी भी भारतीयों को मिस्र नहीं भेजूंगा। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये कितने अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, किस तरीके से अपने कार्य को किया करते थे। ठीक है, ये बात सारे बच्चे ध्यान रखना। ये सारे जो पॉइंट है आप यहाँ से डिनोट कर लेना।
स्टार बना देता हूँ सभी पे। सज्जन रिपन किनको बोला जाता है? सज्जन की उपाधि भारतीय जनता देती है इनके कार्य को देखते हुए, जैसे कि 10 की जनगणना करवाना, फैक्ट्री एक्ट का आना, वर्नाकुलर एक्ट जो प्रेस एक्ट था उस पर प्रतिबंध लगाना। और भारतीय जब मिस्र पे जाते, मेन ये कारण था यहाँ पे, ये अपने इस्तीफा ही दे देते, भारतीयों के लिए इस्तीफा दे देते बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। किसी अंग्रेज के द्वारा भारतीयों के लिए इस्तीफा दे देना, वो कौन थे? लॉर्ड रिपन, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वशासन की स्थापना की। लो एक और पॉइंट आ गया, स्वशासन, स्वशासन की स्थापना की। ये पॉइंट भी अपने को यहां से बच्चों याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? लॉर्ड रिपन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाए जाने वाला राइजोबियम लेगुमिनिसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के निम्नलिखित अंग में निवास करता है। ये वायुम में निवास करता है। वायुम, ठीक है। एक तरीके से वायरस होते हैं। क्या होते हैं? ये वायरस होते हैं। और ये जो निवास करते हैं पौधे की जड़ में निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं बच्चों? रूट में या जड़ में निवास करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से अपना आंसर सी हो जाएगा। सोममंडल की मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर की जो मोटाई है बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि इंक्रीज भैया कब हो जाती है। तो इंक्रीज जो होती है बच्चों इन समर्स में हो जाती है। कब हो जाती है? ये गर्मियों में हो जाती है। अब जो स्फीयर हैं उनके बारे में बात करते हैं, और मैं आपको इसको याद रखने का तरीका, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ET और ST, देखो आप 4 वर्ड तो याद रख सकते हैं, ET और ST, और बीच में लगा दीजिए M। ये पूरा का पूरा याद हो गया। कैसे? ई से याद रखना है आपको एक्सोस्फीयर, ठीक है। टी से याद रखना है ट्रेटोस्फीयर, एम से रखना है आपको मेसोफियर, ठीक है। और एस से स्ट्रेटोफियर और ट्रोपोस्फीयर। अपना काम क्या है? यहां पे है, ये अपना याद हो गए। कैसे याद रखोगे? ET और ST, और बीच में क्या लगा देना है बच्चों? M लगा देना, मेसोफियर। मेसोफियर का हिंदी क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप, मध्यमंडल। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इन दोनों को पार्टीशन जो कौन करता है? मध्यमंडल करता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। मैं लिखा नहीं पूरा, थर्मोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बहिर्मंडल। इसमें गैसेज ज्यादा पाई जाती है, बहिर्मंडल में गैसेज पाई जाती हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बहिर्मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यही 2 गैसें पाई जाती हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक्सोस्फीयर। अब बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? सैटेलाइट होते हैं बच्चों। थर्मोस्फीयर में क्या होते हैं? सैटेलाइट मिलते हैं, ठीक है। पहले हमने देखा एक्सोस्फीयर, देखो आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बहिर्मंडल की बात की तो हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। फिर थर्मोस्फीयर की बात की तो हमने देखा सैटेलाइट। और मेसोस्फीयर का भी बता दो सर, इसमें पाए जाते हैं बच्चों उल्कापिंड। इसमें क्या पाए जाते हैं? उल्कापिंड। आपने देखा होगा उल्कापिंड जो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? मध्यमंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें पाई जाती है ओजोन परत। इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत। और जिसमें बादल हम देख रहे होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फीयर में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और सीधा सिंपल से याद कैसे रखें? नीचे अपन कौन है? स्टूडेंट, तो ST बोल देंगे और T को ऊपर उठा के लिख दो, फिर लगा दो E, बीच में क्या आ जाएगा? मिड, यानी कि M। तो ये इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि सौरमंडल में मोटाई बढ़ जाती है, ये गर्मियों में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। केंद्रीय सरकार योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? देखो, केंद्र सरकार और योजना आयोग के राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता के रूप में कौन सी एजेंसी काम करती है? देखो, पहला दिया गया है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद। ये जाति प्रथा को लेकर काम करती, जातिगत और धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाए देश के अंदर। धर्म को लेकर देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सामान्य किया जाएगा। तो ये सामान्यता लाने के लिए कि सामान्य चीजें करनी है हमें। सामान्य से मतलब समानता,
क्या करना है अपने को, समानता की चीज़ें करनी है, देश में सभी समानता से रहें बच्चों, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला मतलब समझ आया आपको कि धार्मिक रूप से मान्यता करनी है। ठीक है, ये बातें आप यहाँ से ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमसे पूछा गया कि सामंजस्य बनाने का काम जो करती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट का कार्य क्या होता है बच्चों, ये काम होता है योजना आयोग, राज्य सरकारों के बीच समन्वय बनाने का कार्य करती है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जो बजट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का ये कार्य होता है, ये बात अपन को यहाँ से याद में रखनी है। पश्चिमी यूरोप से भारत तक सागरीय मार्ग की खोज किसने की? पश्चिमी यूरोप से भारत तक की जो खोज की समुद्री मार्ग की वो की थी वास्को ड गामा ने। किसने की थी बच्चों? वास्को ड गामा ने। कब की थी? 1498 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सबसे पहले ये व्यक्ति जो आते हैं कहाँ के रहने वाले थे? पहले तो ये लिखिए, ये पुर्तगाली होते हैं बच्चों। यूरोप से पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कौन? वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 1498 में। कहाँ आए थे? केरल में। और कहाँ बस गए ये बस गए गोवा में। और गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? वास्को डी गामा। और यहाँ पे मसालों का बिजनेस करने लगे बच्चों। किसका बिजनेस करने लगे ये लोग? मसाले का बिजनेस यहाँ पे ये करने लग गए। स्पाइसेस जिसको हम कहते हैं, मसालों का बिजनेस ही यहाँ पे करने लग जाते हैं। कोलंबस इटली के रहने वाले थे। ये भी भारत की खोज में निकले थे। इटली के रहने वाले थे। ये पुर्तगाल के थे, जैसे इटली के रहने वाले थे। कोलंबस भारत की खोज में अमेरिका पहुंच जाते हैं। कोलंबस कहाँ पे? भारत की खोज में कहाँ पहुंच गए थे? ये अमेरिका पहुंच गए थे। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो कोलंबस का नाम आपने सुना ही होगा, ये बात यहाँ से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? ठीक है, जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन की दौड़ कितनी है? 26 मील 385 गज है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा भैया कि सर इतनी ही क्यों डिसाइड की गई? तो 1908 लंदन में क्या हुआ था बालको? वाइंडजर कैसल से, कहाँ से? वाइंडजर कैसल से स्टेडियम की जो दूरी थी, स्टेडियम की दूरी वो कितनी थी? 26 मील 385 गज। इसको ही फिर हम मैराथन आइडियल रिपोर्ट मान लेते हैं। इसी को मैराथन आइडियल जो लेंथ मानी जाती है वो इसलिए मानते हैं, क्यों? क्योंकि 1908 में जो लंदन में हुई थी, वाइंडजर कैसल से लेकर जो दूरी थी स्टेडियम की वो कितनी थी? 26 मील 385 गज। तो इसी को हमने क्या माना? एक पैरामीटर मान लिया। किसका? मैराथन दौड़ का। मांग अनुदान कब बन जाता है? देखिए डिमांड क्या है, ग्रांट कब बन जाती है, अनुदान कब बन जाता है? जब मांग का प्रस्ताव रखा जाता है, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या बजट अधिवेशन के समाप्त हो जाने के बाद। तो मांग स्वीकार हो जाने के पश्चात ये क्या बन जाती है? जो ग्रांट बन जाती है, यानी कि अनुदान बन जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मांग स्वीकार होने के पश्चात, मांग स्वीकार होने के पश्चात ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना है। क्या बन जाएगा बच्चों? ग्रांट यानी कि अनुदान बन जाएगा। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी अंग्रेज, ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये हमसे बच्चों पूछा गया है। प्लासी, बक्सर, बहुत सारे युद्ध हुए, ठीक है। 1757, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं एक एक करके। देखिए सुनिए, 1764 में भी एक युद्ध होता है और एक युद्ध होता है 1757 में भी एक युद्ध होता है। 1857 क्रांति आपको याद ही होगी। 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक एक डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1764 के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर। बक्सर, ठीक है। 1757 हमसे जो पूछा गया वो 1757 का पूछा गया। प्लासी, ठीक है। प्लासी के बारे में हमें क्या याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध होता है। इसको धोखा कौन देता है? मीर जाफर।
धोखा किस व्यक्ति ने दिया था? इसका एक सेनापति होता है जिसका नाम है मीर जाफर, और वो इससे बोल देता है कि मैं लड़ने आऊँगा, बट वो आता नहीं है। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसको राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया जाता है यहाँ का, यानी कि राजा बना दिया जाता है, मीर जाफर को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। किस युद्ध के पश्चात? प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की नींव डाल दी जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1857 की क्रांति होती है भारत में, 1857 की क्रांति। इसके बाद ईस्ट इंडिया के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत आ जाता है। किसके अंडर में आ जाता है? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है। और तब से ही पद कौन सा प्रारंभ होता है? वायसराय का। और पहले जो वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। भारत में जो 1857 के टाइम पर दिल्ली के जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? बहादुर शाह जफर सेकंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। 1764, 1757, 1857 और 1942, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए। एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, पृथ्वी के बाहर की चीजों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवित जीवों का भ्रम, बाह्य लक्षण, पृथ्वी की सतह पर जीवन, वायुमंडल की बाहरी परतों पर जीवन, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, वायुमंडल के बाहरी परतों का जीवन। अब आप देख लो इस चीज में, मैंने अभी बताया जो पृथ्वी के अलावा जो किया जाता है बच्चों उसी को हम बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जो जीवन है उसको क्या बोलते हैं? एक्सो स्पेयर या एक्सो जीव विज्ञान कहा जाता है, एक्सो बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ये आंसर नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वायुमंडल के बाहरी परतों पर जीवन, नहीं, बाह्य ग्रहों पर, पृथ्वी के अलावा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अंतरिक्ष में जीवन और पृथ्वी के अलावा बाकी जो ग्रह हैं उन पे जो जीवन होगा उसको एक्सोबायोलॉजी अपन बोलेंगे। तो आंसर यहाँ से क्या कर देंगे अपन? डी कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो उसके लिए जो धारा उत्तरदायी होती है वो गल्फ स्ट्रीम होती है बच्चों। कौन सी धारा उत्तरदायी होती है? गल्फ धारा उत्तरदायी होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? देखो अभी तो जीएसटी आ चुका है, अभी क्या आ चुका है बच्चों? जीएसटी। लेकिन जीएसटी से पहले था बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स। राज्य सरकारों का जो मुख्य इनकम सोर्स होता है, राज्य सरकार का मुख्य इनकम सोर्स तो हो चाहे वो क्या होता है? सेल्स होता है, ठीक है। अभी क्या है? जीएसटी है। अब दूसरी बात, एक लिक्विड यानी कि शराब की बिक्री भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ऑप्शनों को मद्देनजर रखते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रतिक्रिया का रूढ़ अर्थ लिया जाता है, ठीक है। जैसे समझते हैं, वह ढंग जिससे कीमतें बढ़ती हैं, वह ढंग जिससे बैंक क्रेडिट सर्जित किए जाते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है, वह ढंग जिससे सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। अब सुनिए सीधी सी बात, इसको क्या है? आर्थिक सिद्धांत में गुणक का क्या? मल्टीप्लायर। देखो क्या दे रखा है? मल्टीप्लायर। देखो इसका मतलब समझना है कि मल्टीपल प्रोसेस इन इकोनॉमिक थ्योरी इज कन्वेंशनली टेकन टू मीन। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट होगा वो इनकम पे प्रभाव डालेगा, यानी कि इनकम इंक्रीज होगी। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो किसी अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसा प्रारंभिक में निवेश किया जाता है इनकम भी उसी चीज़ में। जैसे आज को मद्देनजर रखते हुए पहले जो कोचिंगें हुआ करती थी नॉर्मल रूम में पढ़ाया जा सकता था, विदाउट एसी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन आज डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, टिप टॉप क्लासरूम होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा एसी की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, अच्छे वार्डन की सुविधा होनी चाहिए। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ या लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो उन सभी पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए हमें टाइम के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है तो इनकम पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यही नियम हमको ये सिखा रहा है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? मतलब सूर्य के चारों ओर किन दो ग्रहों के मध्य ये रहते हैं? तो ये रहते हैं बच्चों मंगल और जुपिटर, यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये सूर्य है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी के बाद वीनस, अर्थ आ गया, ठीक है, मार्स आ गया, ये अब आ गया जुपिटर, सैटर्न,
ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। अब ये देखिए भैया, ये मैंने थोड़ा बना दिया है, आप समझ पाएंगे ऐसे। अब ये तो है बच्चों मार्स, ये कौन सा है? मार्स यानी कि मंगल, ठीक है। यह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। इनके बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इनके मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसके, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? जुपिटर है। अब यहां से दूसरी चीज पूछ ली जाती है कि उल्टे परिक्रमा कौन कौन से ग्रह करते हैं। देखो ये सेकंड नंबर का ग्रह देखो आप लोग, ये उल्टी परिक्रमा करता है। इधर से सेकंड नंबर का देखो, ये भी उल्टी परिक्रमा करता है। तो याद रखने के तरीके हैं, किस ग्रह पर जीवन है बच्चों? जीवन किस पे है? पृथ्वी पर है। रिंग्स किस ग्रह में पाई जाती हैं? रिंग्स बच्चों, रिंग्स किस में है? सैटर्न में है। ये समझने वाली बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पृथ्वी जैसा ग्रह कौन सा है बच्चों? शुक्र है। समझ, सबसे छोटा ग्रह कौन सा बच्चों? मरकरी है। समझ जाओगे, वो ये बुध है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है। इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं बच्चों। इन ग्रहों को क्या कहते हैं? छोटे ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इन चारों ग्रहों को हम क्या कहते हैं बच्चों? जोवियन ग्रह कहते हैं। इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं बच्चों? जोवियन ग्रह बोलते हैं। सभी के सभी किसका चक्कर लगा रहे होते हैं? ये सन का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये बात आप लोग यहां से बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। यही हमसे पूछा गया था किन दो ग्रहों के मध्य, तो आप देख रहे हैं मार्स और जुपिटर के मध्य। हाँ जी, क्लियर है ना? ये मैं आगे वाले क्वेश्चन पे चला गया था। चलिए आगे चलते हैं। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द रेफर डिपोजिटरी सिस्टम या सर्विस, ठीक है। शाब्दिक जमा की नई योजना, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं एक बार। स्टॉक्स एंड एक्सचेंजों के नियमन की एक विधि, प्रतिभूतियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए एक एजेंसी, निवेशकों के लिए सहकारी सेवा। अब सुनो बच्चों, डिपोजिटरी सिस्टम का मतलब है ये पैसे को सुरक्षित रखना। इसका मतलब क्या है? पैसे को सुरक्षित, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, पैसे को सुरक्षित रखना। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको बता रहा है पैसे को सुरक्षित रखना है? प्रतिभूतियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए एक एजेंसी। तो आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया बच्चों? यहां से सी हो गया। देखो मैं हमेशा यहाँ बता रहा हूँ, आप टर्मिनोलॉजी पर भी ध्यान है। कभी कभी इकोनॉमिक्स के तो बहुत टाइम आप आसानी से टर्मिनोलॉजी के बेस यानी कि शब्दावली के अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको करके भी बताता हूँ, मैंने बहुत बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको शब्दावली से ही सॉल्व करके बताए हैं। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्गों की जो खोज की जाती है वो लैंड स्टीनर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लैंड स्टीनर के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब क्या होता है? ए बी और ओ, ये ग्रुप्स हैं। इनकी जो खोज करता है वो कौन करता है बच्चों? लैंड स्टीनर करता है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? चलिए, आवर्त सारणी के अवधि में निम्न में से पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको संयोजकता यानी कि वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजकता। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। एक इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में होती हैं वो कहाँ होती हैं? अब सुनो, इकोटोन जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में हो जाती हैं उन्हें मतलब उन्हें कहा जाता है किनारा प्रजाति, ठीक है। मूल कीस्टोन प्रजाति, एंडेमिक स्पीसीज या फोस्टर स्पीसीज। इस क्वेश्चन का आंसर पहले लिखो, किनारा, एज स्पीसीज। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कीस्टोन के मुख्य होती है बच्चों, ये क्या होती है? मूल प्रजाति होती है। किसी भी चीज़ की मूल प्रजाति वो कीस्टोन स्पीसीज का आता है। जो स्थानिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक जगह से कहाँ जा रही है? दूसरी जगह, उनको स्थानिक प्रजाति कहते हैं, ठीक है। जिन्हें फोस्टर या जिन्हें पालक की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं? फोस्टर स्पीसीज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा किनारा यानी एज स्पीसीज। निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों लेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड यहाँ से हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यानी कि सीसा।
कौन प्रदूषित करता है? निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाले वाहनों की नगरी को वायु प्रदूषित करता है? वो कौन करता है? सीसा करता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीसा भारत में किस राज्य में, सीसा एंड जस्ता कहाँ पे मिलता है? ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है। इसके समरूप को क्या बोलते हैं? गेलेना बोलते हैं। और इसके साथ क्या मिलती है? चांदी मिलती है। इसके साथ क्या मिलती है? चांदी मिलती है। चांदी के जो सोर्स हैं, एक तो रामपुरा, राजपुरा और जवारा। ये लीजिए, ये क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या मिलता है? सर्वाधिक चांदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है। आरबीआई करता है, वित्त मंत्रालय करता है और सेबी करता है। कौन नहीं करता? इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन करता है? IRDA। इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन करता है? IRDA। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। सेबी की जो स्थापना होती है 1988 में होती है, लेकिन कार्यान्वित कब होती है? 1991 में होती है। IRDA की स्थापना कब होती है? 1999 में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। IRDA की स्थापना 1999 में होती है, सेबी की स्थापना 1988 में होती है, लेकिन कार्य करना प्रारंभ 1991 में करती है। ठीक है। RBI की स्थापना 1935 में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और वित्त मंत्रालय, फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो हेड है यानी मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। ये बात आप लोग यहाँ से आंसर तो अपना क्या हो जाएगा? यहाँ से डी हो जाएगा। दादा दादी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दादा दादी दिवस जो है वो मनाया जाता है बच्चों 8 सितंबर को। ये बात आप लोग यहाँ से, मतलब हर साल में चेंज होता रहता है, ये डे के ऊपर डिपेंड करता है। ये रविवार आता है, सितंबर का जो रविवार आता है उस हिसाब से मनाया जाता है, लेबर डे के बाद में। कौन सा देश बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जयपड 2025 की मेजबानी कर रहा है? भारतीय फौज रवाना हो चुकी है रूस के लिए। ठीक है, वे रूस इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है बच्चों? इसको रूस ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंजेटी श्रीनिवास को किया गया है। किसको किया गया? इंजेटी श्रीनिवास को यह कार्यभार सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से पहले कौन सा अभियान शुरू किया है? तो जीतने की इच्छा, विल टू विन प्रारंभ किया है। हाल ही में भारत ने सेमीफाइनल जीता। महिला वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, महिला वर्ल्ड कप चल रहा है और हाल ही में भारत ने क्या जीता है बच्चों? सेमीफाइनल जीता। और किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, उसका जो लोगो है, जो इसका पर्पज है, जो इंटेंट है, जो अभियान शुरू किया गया वो क्या है? विल टू वन, यानी कि जीतने की इच्छा। और उन्होंने कल ये प्रूफ भी किया, जीतने की इच्छा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल उद्योग की 89वीं आम बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी बच्चों? ये हमको बताना है। तो ये ऑर्गेनाइज की जाएगी नई दिल्ली के अंदर। ये कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी बच्चों? नई दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सलूशन किया। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।